हेलो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। हम आज आपको बताने वाले हैं एक्सेल के होम टैब के बारे में। होम टैब में टोटल कितने ग्रुप होते हैं और एक्सेल के होम टैब के अंदर जो ग्रुप्स होते हैं इनमें कौन जो टूल है वो क्या काम करते हैं, इनकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। बटन दबाना है और रन डायल बॉक्स ओपन होगा और वहाँ हमें एक्सेल लिखना है और एंटर कर देना है। एक्सेल हमारा चालू हो जाएगा। एक्सेल चालू करने के बाद हम एक फाइल खोल लेते हैं यहाँ, जिस पे हम आज सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर होम टैब। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है एक्सेल का होम टैब का है। और होम टैब की बात करें तो एक्सेल के होम टैब में जो पहला ग्रुप आता है वो क्लिपबोर्ड होता है। और क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर बात करें तो इसमें 4 चीज़ें दे रखी हैं: कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। सबसे पहले हम इनका यूज़ देखते हैं। तो सबसे पहले कट का यूज़ देखें तो ये क्या करता है कि जो भी टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं, अगर उसको कहीं मूव करना हो तो हम कट का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और कट पे क्लिक किया, और अब हम इसको जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ कर्सर छोड़कर पेस्ट कर देंगे। तो हम देखेंगे कि जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट करके कट किया था वो अपनी मूल जगह से हटकर दूसरी जगह आ गया है जहाँ हमने पेस्ट किया था। तो इस तरह से आप मूव का यूज़ कर कट का टेक्स्ट को मूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टूल कॉपी है। कॉपी का यूज़ सेलेक्ट किए टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अपने कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई डेटा है और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया और कॉपी पर क्लिक किया, और जहाँ भी मैं इसकी कॉपी रखना चाहता हूँ वहाँ कर्सर छोड़ूंगा और पेस्ट पे क्लिक करते ही उसकी कॉपी मुझे वहाँ मिल जाती है। इस तरह से आप कॉपी का यूज़ कर सकते हैं। एक बार आप कॉपी बनाने के बाद आप चाहें जितनी कॉपी बना सकते हैं, सिर्फ आपको वहाँ कर्सर ले जाना है जहाँ उसकी कॉपी रखनी है और उसके बाद पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आप कॉपी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है? फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के काम में लिया जाता है। तो इसका फॉर्मेटिंग कैसे में ली जाती है वो हम देखते हैं। अब क्या है कि जैसे हमारे किसी भी टेक्स्ट पर कोई स्टाइल लगा है और वैसा ही स्टाइल्स या कोई इफ़ेक्ट्स हम दूसरी जगह लगाना चाहें तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसका यूज़ करके देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ कुछ हेडिंग लिखी हुई है और इस पर कोई फॉर्मेटिंग लगी हुई है, ऐसे ही फॉर्मेटिंग मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ लगाना चाहता हूँ। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अपना कर्सर यहाँ छोड़ेंगे जहाँ से हमें फॉर्मेटिंग लेनी है। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर देना है और हमारा माउस का पॉइंटर ब्रश की तरह बन जाएगा। अब इस ब्रश को जिस भी टेक्स्ट पे मैं चला दूंगा वहाँ वैसे फॉर्मेटिंग लग जाएगी, जैसी फॉर्मेटिंग हमारी जहाँ हमने कर्सर छोड़ा था वहाँ जैसी फॉर्मेटिंग लगी हुई थी। इस तरह से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। और एक यूज़ और है कि जैसे मान लो फॉर्मेट पेंटर को एक से ज़्यादा जगह आपको यूज़ करना हो तो आप को करना क्या है कि फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करना है। जहाँ से फॉर्मेटिंग लेनी है वहाँ कर्सर छोड़ के फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक कर देना है, जिससे माउस का पॉइंटर ब्रश की तरह बन जाएगा। और अब जिस जिस जगह मुझे फॉर्मेटिंग लगानी है वहाँ मैं ये ब्रश चलाता जाऊँगा। तो अब मैं देखता हूँ कि ये मैंने यहाँ ब्रश चलाया तो ये देखो यहाँ मुझे फॉर्मेटिंग मिल गई, और यहाँ मैं ब्रश चलाता हूँ तो ये देखो मेरी यहाँ भी मुझे फॉर्मेटिंग मिल जाती है। तो जहाँ भी मैं फॉर्मेटिंग लगाना चाहूँ वहाँ तक। अब मुझे फॉर्मेटिंग हटानी है तो दोबारा से फॉर्मेट बटन पर क्लिक कर देना है और मेरे माउस का पॉइंटर नॉर्मल एरो की तरह आ जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारा फॉन्ट। और एक्सेल के अंदर जो फॉन्ट ग्रुप है उसमें जो पहला टूल होता है वो फॉन्ट ही होता है। फॉन्ट क्या होती है? अक्षर्स होती हैं, उनकी बनावट होती है। अगर आप इसको कुछ बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। अलग अलग टेक्स्ट तरह के अलग अलग तरह के फॉन्ट लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट है और मैं इसके फॉन्ट को बदलना चाहता हूँ तो मैं इसको आसानी से बदल सकता हूँ। इसमें जो भी फॉन्ट लगाना है मैं लगा लूँगा। जैसे कि मुझे एरियल करना है तो मैं एरियल कर सकता हूँ, कैलवरी करना है तो कैलवरी कर सकता हूँ। जो भी फॉन्ट लगाना है मैं उस पर क्लिक कर दूँगा। और नेक्स्ट इसी के बाद हमारे पास इसी के अंदर आता है फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ का यूज़ फॉन्ट को साइज़ कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ किया जाता है।
इसमें जो डिफ़ॉल्ट साइज़ लगा होता है वो 11 होता है। आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 8 कर रहा है तो 8 कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम आप 72 तक इसको ले जा सकते हैं। तो इसमें जो भी फ़ॉन्ट का साइज़ आप रखना चाहें उस पर क्लिक करके आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है टूल इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ से भी आप फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करना चाहें तो इंक्रीज कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप 72 कर सकते हैं। और इसके बाद में हमारे पास है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ करके भी आप रिड्यूस फ़ॉन्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को छोटा कर सकते हैं, और मैक्सिमम मिनिमम आप फ़ॉन्ट को 8 पॉइंट तक छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्रो फ़ॉन्ट से यानी कि इंक्रीज फ़ॉन्ट से फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और श्रिंक फ़ॉन्ट से आप श्रिंक कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं फ़ॉन्ट को। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है बोल्ड। अगर हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड का मतलब गहरा दिखाना चाहें तो आप इसको जिसको भी बोल्ड करना है पहले उसको सिलेक्ट कर लें, और बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। क्योंकि ये हमारी हेडिंग पहले ऑलरेडी बोल्ड थी तो ये हमारी नॉर्मल आ गई है, तो इस पर हम दोबारा से क्लिक कर देते हैं, ये दोबारा से बोल्ड हो जाती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इटालिक। अगर आप किसी टेक्स्ट को इटालिक लुक में दिखाना चाहते हैं तो पहले उसको सेलेक्ट कर लें और इटालिक पर क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट आपका इटालिक लुक में नजर आएगा। अगर आप इस पर दोबारा से क्लिक करते हैं इटालिक तो वो नॉर्मल आपका टेक्स्ट बन जाएगा। तो इस तरह से आप इटालिक और नॉर्मल दिखा सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आता है अंडरलाइन। अगर आप किसी टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाना चाहते हैं तो आप पहले उसको सेलेक्ट कर लें और अंडरलाइन पर क्लिक करें, उसके नीचे लाइन लग जाएगी। आप इसमें डबल अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो डबल अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, अंडरलाइन के अंदर ही डबल अंडरलाइन दे रखी है, इस पर क्लिक कर देना है, ये डबल अंडरलाइन लग जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन लग गई है। तो इस तरह से आप सिंगल अंडरलाइन या डबल अंडरलाइन जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो ये हमारे टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने के लिए होता है। अगर मान लो आपने अंडरलाइन लगा रखी है और उसको नहीं आप अंडरलाइन रखना चाहते तो आप क्या करेंगे, दोबारा से अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे तो अंडरलाइन हट जाएगी। तो इस तरह से आप अंडरलाइन लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, वो आता है हमारे पास बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, आउटसाइड लाइन होती है। अगर आप मान लो किसी टेक्स्ट के आउटसाइड में लाइन लगाना चाहते हैं तो आप बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। मान लो मेरे पास ये टेबल बनी हुई है, मैं इस टेबल के आउटसाइड में बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसी के अंदर बॉर्डर पे क्लिक करूँगा और बॉर्डर के अंदर ऑल बॉर्डर का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके बॉर्डर लगा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो सिंगल सिंगल करके भी बॉर्डर लगा सकता हूँ, जैसे बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, है ना। अगर मुझे बॉर्डर हटाना है तो नो बॉर्डर का यूज़ कर सकता हूँ और बॉर्डर लगाना है तो ऑल बॉर्डर का यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप बॉर्डर लगा सकते हैं किसी भी टेबल के। नेक्स्ट हमारे पास शेड कलर दे रखा है, इसको फिल कलर भी बोलते हैं। इसके टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कोई कलर लगाना चाहते हैं तो आप फिल कलर के अंदर जाकर आप इसमें कलर गैलरी में जाएंगे और बहुत सारे कलर दे रखे हैं, जो भी कलर लगाना चाहें उस पर क्लिक करके आप कलर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर लगाने के लिए शेड कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ शेड कलर यूज़ करूँगा तो ये शेड कलर इस तरह से लग जाएगा। जहाँ तक आपको कलर लगाना है उसको सेलेक्ट करेंगे और शेड कलर गैलरी में जाकर आप जो इस कलर से लगाना चाहें उस पर क्लिक कर दें, वो कलर लग जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास फॉन्ट कलर। अगर आप किसी टेक्स्ट को फॉन्ट कलर को भी बदलना चाहें तो आप उसको सेलेक्ट करके फॉन्ट कलर गैलरी में जाके आप फॉन्ट को कलर भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ कोई भी एक फॉन्ट का कलर लगा लेता हूँ, मुझे वाइट लगाना था तो मैंने यहाँ वाइट कलर लगा लिया। तो इस तरह से आप फॉन्ट कलर को लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो ग्रुप दे रखा है वो अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट कैसे काम करता है वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अलाइनमेंट के अंदर यहाँ अलाइनमेंट दे रखा है टॉप लाइन। टॉप लाइन का यूज़ होता है कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा है और उस टेक्स्ट को आप सेल के अंदर टॉप में रखना चाहती हैं तो आप टॉप पर क्लिक कर देंगे तो ये सेल के टॉप में आ जाएगा। अब टॉप के अंदर आप
लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट, सेंटर रखना है तो सेंटर, राइट रखना है तो राइट रख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास मिडिल के अंदर जो आपकी सेल है उसके मिडिल के अंदर लेफ्ट, सेंटर और राइट कर सकते हैं। ऐसे ही बॉटम के अंदर लेफ्ट, सेंटर या राइट रख सकते हैं। तो जहाँ भी आप सेल के अंदर टेक्स्ट को रखना चाहें रख सकते हैं। तो मुझे मिडिल के अंदर सेंटर करना है तो मिडिल में सेंटर पे क्लिक करते ही मेरा टेक्स्ट मिडिल में सेंटर हो गया। तो इस तरह से आप इसको सेंटर को जहाँ भी टेक्स्ट को रखना चाहें रख सकते हैं। तो मान लो मुझे ये भी सेल को मिडिल में रखना है तो मैं मिडिल पे क्लिक करूँगा तो ये मिडिल में मेरा सेंटर टेक्स्ट है वो मिडिल में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है जो हमारा टेक्स्ट है उसको ओरिएंटेशन बदलने के लिए। तो टेक्स्ट की ओरिएंटेशन बदलना चाहे तो आप बदल सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट कुछ दिया हुआ है और मैं इसकी ओरिएंटेशन बदलना चाहूँ तो पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और टेक्स्ट ओरिएंटेशन में जाके जो भी ओरिएंटेशन मैं पर क्लिक करूँगा वो ओरिएंटेशन उसकी लग जाएगी और दोबारा से उसी पर क्लिक कर दूंगा तो वो सही भी हो जाएगी, नॉर्मल जैसे थी वैसे वापस आ जाएगी। तो इसी तरह से किसी तरह की ओरिएंटेशन आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह की ओरिएंटेशन दे रखी है, जैसे एंगल क्लॉकवाइज दे रखा है, वर्टिकल टेक्स्ट दे रखा है और एंगल काउंटर क्लॉकवाइज दे रखा है। तो आप जो भी आप इसमें लगाना चाहें उस पर लगा सकते हैं। तो दोबारा से उस पर क्लिक करके उसको नॉर्मल भी ला सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट्स क्या होते हैं कि मैं आपको बता दूं, जो ये सेल से टेक्स्ट की दूरी बढ़ाने के लिए आप इंडेंट्स का यूज़ करते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, जिस टेक्स्ट से कि डिस टेक्स्ट की सेल्स के जो बॉर्डर है उससे दूरी बढ़ाना चाहें तो आप इंक्रीज इंडेंट का यूज़ करके बढ़ा सकते हैं इस तरह से। और अगर आप घटाना चाहें तो डिक्रीज इंडेंट का यूज़ करके घटा भी सकते हैं। तो इस तरह से आप इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का यूज़ करते हैं। आप समझ रहे होंगे, देख पा रहे हैं यहाँ आप किस तरह से इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज से डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट ग्रुप में आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर कई लाइनों तक यानी कई सेलों तक हमारा टेक्स्ट फैला हुआ है और उसको एक ही सेल के अंदर आप सेट करना चाहें तो रैप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ हेडिंग है और ये कई लाइनों सेलों तक फैली हुई है और इस कई सेलों में जो टेक्स्ट फैला हुआ है मैं चाहता हूँ कि ये एक ही सेल में सेट हो जाए, तो रैप टेक्स्ट पर क्लिक करते ही ये एक ही सेल में सेट हो जाएगी। इसी तरह से आप जो भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके एक सेल में सेट करना चाहें उसको सेलेक्ट करेंगे और रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके इस तरह से कर सकते हैं। मान लो आपके पास इस तरह से मैंने यहाँ कुछ हेडिंग जो मार्क्स दे रखे हैं और मैं चाहता हूँ कि ये भी हमारे एक ही सेल के अंदर सेट होते हैं, तो रैप टेक्स्ट पर क्लिक करते ही देखेंगे कि हमारे मार्क्स हैं वो नीचे आ रहे हैं। तो रैप टेक्स्ट इस तरह से कई सेलों तक फैले हुए टेक्स्ट को एक सेल में सेट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद हमारे पास मर्ज सेल दे रखा है। मर्ज सेल क्या होता है कि हमारे पास कोई हेडिंग है और उस हेडिंग को हम चाहते हैं कि वो सेंटर में आ जाए। जैसे हमारे पास स्टूडेंट मार्क्स हमने दिया या हम कोई मार्क्स या टाइटल देते हैं, मैंने यहाँ हेडिंग दी मार्कशीट जैसे लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने यहाँ कुछ हेडिंग दी। अब ये हेडिंग है वो हमारे यहाँ स्टार्टिंग में है और मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग इन सारे सेलों की एक सेल बनकर सेंटर में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले उनको सेलेक्ट करेंगे उन सारी सेलों को जिनको एक सेल में बदलना है और उसके बाद सेंटर एंड मर्ज पर क्लिक करते ही हम देखेंगे कि उन सारे सेलों की एक सेल बनकर हमारी जो टेक्स्ट था वो सेंटर में आ गया है। तो इस तरह से आप मर्ज एंड सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर वो सारी सेलों की एक सेल बनाकर टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप इस तरह से आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप दे रखा है वो नंबर्स ग्रुप है और नंबर्स ग्रुप का यूज़ कैसे होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टेक्स्ट दे रखा है उसमें चलते हैं। तो हमारे पास कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें जो नंबर्स दे रखे हैं उसको अलग अलग फॉर्मेट में लिखने के लिए आप नंबर्स ग्रुप का यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट हमारा जो नंबर ग्रुप फॉर्मेट होता है वो जर्नल होता है। आप इसमें कोई भी फॉर्मेट लगा सकते हैं। जैसे मान लो मुझे नंबर्स ग्रुप में लिखना है तो नंबर्स ग्रुप में लिखा सकते हैं। अगर ऐसे ही करेंसी व्यूज़ में दिखाना है तो करेंसी व्यू में दिखा सकता हूँ। मैं इसको शॉर्ट डेट में दिखा सकता हूँ, लॉन्ग डेट में दिखा सकता हूँ, परसेंटेज में दिखा सकता हूँ। तो अलग अलग इसमें व्यूज़ होती हैं, वहाँ से भी आप यहाँ से भी कोई जैसे कि करेंसी व्यू दिखाना है या परसेंटेज व्यू दिखाना है या इंक्रीज डेसिमल करना है, यहाँ से डिक्रीज डेसिमल करना है तो वो आप कर सकते हैं।
तो ये आपके नंबर के फॉर्मेट को बदलने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको नॉर्मल व्यू में दिखाना चाहें तो जनरल पर क्लिक करके आप दोबारा से नंबर को जनरल व्यू में दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जनरल ग्रुप काम करता है। इसके बाद हमारे पास आता है कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेट स्टाइल्स ग्रुप है। स्टाइल्स ग्रुप के अंदर हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग हमारे पास अलग तरह की कंडीशंस लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और इस नंबर के अंदर मैं एक जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर के अंदर मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। कैसे लगाऊंगा, इसको सबसे पहले मैं उनको सेलेक्ट कर लूँगा और इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग पर क्लिक करूँगा। इसमें हाईलाइट सेल्स रूल्स है और इसमें ग्रेटर देन लिखा है। तो हाईलाइट सेल्स रूल्स का यूज़ करूँगा और ग्रेटर देन के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी ये सेल्स है जिसमें मैंने डेटा सेलेक्ट किया है, इसमें जो भी 80 से ऊपर वाली संख्या है वो मुझे ग्रीन कलर में दिखाई देनी चाहिए। तो मैं यहाँ सामने जो विद वाला बटन है उसमें कस्टम फॉर्मेट में जाकर मैं यह ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी सेल्स हमारी 80 से ऊपर थी वो क्या हुई है, ग्रीन कलर में हो गई है। इसी तरह से हम लेस देन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ये सेल सेलेक्ट किया और कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ लेस देन का यूज़ किया और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो भी 50 से नीचे वाली संख्या है वो मुझे रेड कलर में नज़र आए। तो मैं यहाँ रेड टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ओके पर क्लिक करके रेड टेक्स्ट में बना सकता हूँ। इस तरह से बहुत सारी कंडीशंस हैं, आप अलग तरह की कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, है ना। तो आप जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग में जैसे हमारे पास दे रखा है डाटा बार। अगर मैं डाटा बार इसको शो करवाना चाहूँ तो डाटा बार में शो करवाता हूँ। तो उस जिस टेक्स्ट के अंदर जो हमारे पास नंबर्स है उसका जो लेवल है उसके हिसाब से डेटा बार मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में लगा सकता हूँ। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर डेटा बार पर क्लिक करूँगा तो इसमें देखो मैं जैसा भी कोई बार लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ। इसमें दो तरह के बार दे रखे, ग्रेडियंट फिल और सॉलिड फिल। आप सॉलिड फिल में यूज़ करना चाहते हैं सॉलिड फिल में यूज़ कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल में यूज़ करना चाहते तो ग्रेडियंट फिल में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ग्रेडियंट फिल में यूज़ कराना चाहता हूँ। इस पर क्लिक करते ये ग्रेडियंट फिल में मेरा बार शो हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फॉर्मेट एज टेबल्स। फॉर्मेट एज टेबल का यूज़ ये होता है कि आप टेबल को आप फॉर्मेट में बदलना चाहें तो फॉर्मेट में बदल सकते हैं। तो हमारे पास ये डेटा है और मैं इसको टेबल फॉर्मेट में बदलना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करूँगा और टेबल फॉर्मेट पर क्लिक करूँगा और इसके बाद जो भी फॉर्मेट मुझे लगाना है वो मैं एक सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो भी हमारे डेटा था वो टेबल की फॉर्मेट में आ गया है। तो आप इसका भी कलर्स जो भी बदलना चाहें वो आप इस तरह से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के हमारे पास इसमें स्टाइल्स होते हैं। तो जो भी आपको स्टाइल्स अच्छा लगता है उस पर आप क्लिक कर दें, उस तरह का स्टाइल्स आपका फॉर्मेट टेबल पर लग जाता है। तो अलग अलग तरह के आप फॉर्मेट लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक फॉर्मेट लगा लिया है, मैं इस पर क्लिक करके फॉर्मेट लगा लेता हूँ। इसके बाद में हमारे पास सेल स्टाइल्स हैं और सेल स्टाइल्स के अंदर आप सेल को स्टाइल्स लिस्ट बनाना चाहें तो सेल स्टाइल्स लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये टेक्स्ट है और मैं इसको सेलेक्ट करके इसके बैकग्राउंड में कोई सेलों को स्टाइलिश में दिखाना चाहता हूँ, जैसे नंबर, बैड, गुड, नेचुरल, अलग अलग तरह आप इसमें जो भी स्टाइल्स लगाना चाहें लगा सकते हैं। जैसे हेडिंग स्टाइल है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, टाइटल, है ना, टोटल दिखाना है। तो इस तरह के आपने जो भी स्टाइल्स लगाना चाहें इस पर लगा सकते हैं। इसका जो परसेंटेज के हिसाब से आप कलर्स जो सेट करना चाहें वो भी आप इसमें सेल में सेट कर सकते हैं। तो मैं एक यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये हमारा सेल कलर सेट हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेल स्टाइल्स ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सेल्स ग्रुप और सेल्स ग्रुप में हमारे पास देखा है इंसर्ट का यूज़ क्या होता है कि जैसे हम सेल्स ग्रुप में जो इंसर्ट दे रखा है, इंसर्ट का यूज़ हम कुछ सेल्स को इंसर्ट करने के लिए या कॉलम इंसर्ट करने के लिए या रो इंसर्ट करने या सीट इंसर्ट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे इसमें इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम्स, इंसर्ट सीट कैसे इंसर्ट करते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये टेबल है और मैं चाहता हूँ कि इस टेबल के अंदर मुझे 3
कॉलम और मिल जाए। तो मैंने 3 कॉलम सेलेक्ट कर लिए और इंसर्ट के अंदर जाके इंसर्ट कॉलम पर क्लिक करूँगा तो 3 कॉलम मिल जाएंगे। अगर मुझे 3 रो या 4 रो जितने भी चाहिए उतने मैं पहले से सेलेक्ट करके और इंसर्ट रो पर क्लिक करूँगा तो उससे ऊपर मुझे उतने रो मिल जाएंगे। अगर मुझे एक शीट और चाहिए तो इंसर्ट शीट पर क्लिक करके एक शीट नई और मिल जाएगी। तो अपने शीट पर भी क्लिक कर लेते हैं। इंसर्ट शीट पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे ये 3 नंबर शीट हमारे पास एक और आ गई है। तो इस तरह से आप शीट भी इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिलीट का दे रखा है। सेल्स ग्रुप में जो डिलीट दे रखा है, अब मान लो हमने कॉलम जैसे इंसर्ट किए थे, अगर मान लो मुझे नहीं चाहिए ऐसे ही कॉलम तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट कॉलम पे क्लिक करके आप कॉलम डिलीट कर सकते हैं। अगर मुझे रो डिलीट करनी हो तो उन रो को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट रो पे क्लिक करके मैं रो भी डिलीट कर सकता हूँ। ऐसे ही टेबल डिलीट, सेल डिलीट, जो भी करना चाहिए कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टूल आता है वो फॉर्मेट आता है। और फॉर्मेट के अंदर आपके जो सबसे पहले टूल आता है वो रो हाइट आता है। रो की हाइट अगर कम या ज़्यादा करनी है तो आप फॉर्मेट के अंदर जाके रो हाइट पे क्लिक करेंगे। इसमें डिफ़ॉल्ट हाइट आपको कुछ देर की है जो आपके पहले से लगी है और उसके बाद आप इसमें कम या ज़्यादा जो भी करना चाहें कर सकते हैं। मान लो मुझे 25 यहाँ देना है तो ओके पर क्लिक करते ही वो 25 इसकी हाइट हो जाएगी। इसी तरह से आप कॉलम की विड्थ कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे नेम वाले कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो हम फॉर्मेट में जाके कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे और जो भी पहले से दे रखी है उससे बढ़ाकर हम कुछ भी डाटा डाल देंगे तो पर क्लिक करते ही उतनी कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम विड्थ बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी के अंदर हाइड रो एंड कॉलम। मान लो आपको कॉलम या रो हाइड करना है तो आप हाइड कर सकते हैं। हाइड का मतलब होता है छुपाना। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पंजाबी का एक कॉलम बन दिया हुआ है और मैं पंजाबी सब्जेक्ट को यहाँ हाइड करना चाहता हूँ। तो फॉर्मेट में जाके हाइड कॉलम पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा कॉलम हाइड हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि अब टेबल में मुझे वो जो कॉलम मैंने हाइड किया है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं इसको दोबारा से अनहाइड करना चाहूँ तो इसी के अंदर ही हमारे पास अनहाइड कॉलम का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरह से अनहाइड कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई रो हाइड करनी है या डेटा मान लो मुझे प्रिंट करना है और उसमें से कम कुछ नहीं दिखाना चाहता जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो उसके अंदर मैं क्या करूँगा, पहले उनको सेलेक्ट करके हाइड पे क्लिक कर दूंगा। तो मैं रो हाइड पे क्लिक करता हूँ तो वो हाइड मेरी रो हाइड हो जाती है जो मैंने सेलेक्ट की थी। और जैसे ही मैं इसको अनहाइड करना चाहूँ तो इसी के अंदर ही मुझे अनहाइड वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं अनहाइड पे क्लिक करके इसको अनहाइड भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट इसी के अंदर हमें मिलता है रीनेम शीट्स। अगर मुझे शीट का नाम बदलना है तो रीनेम शीट पे क्लिक करके मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। चाहूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक करके भी नाम बदल सकता हूँ, चाहे तो मैं वहाँ से रीनेम कर सकता हूँ। जैसे मान लो मुझे मैंने यहाँ लिख दिया 10th क्लास या जो भी मैं इसमें नाम देना चाहूँ उस पर क्लिक करके वो इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट मूव शीट। अब हमारे पास ये शीट है और मैं इस शीट को कहीं दूसरी लोकेशन में मूव करना चाहूँ तो मूव कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो ये हमारी अब सेकंड पोजीशन पर इसमें दे रखा है और मैं मूव शीट पर क्लिक करके इसको लास्ट में रखना चाहूँ तो स्टार्ट मूव टू एंड यहाँ सेलेक्ट करूँगा। ओके पर क्लिक करते ये शीट है जो मेरी यहाँ लास्ट में आ जाएगी। और इसको स्टार्टिंग में लाना है तो इसी के अंदर ही मैं जाकर दोबारा से मूव में और स्टार्टिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और ओके पर क्लिक करते ये मेरी शीट स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको मूव करा सकते हैं। और मैं इन टैब्स जो बने हुए हैं शीट के उनको कोई कलर देना चाहूँ तो इनको कलर भी दे सकता हूँ। तो फॉर्मेट के अंदर जाके मैं टैब कलर पर क्लिक करूँगा तो जो भी कलर देना चाहता हूँ उस पर क्लिक करके मैं कलर दे सकता हूँ। तो अलग अलग टैब को आप अलग अलग कलर लगा सकते हैं। तो ये आपको इस तरह से यहाँ से कलर चेंज करने के काम आता है। इसके बाद हमारे पास सेल्स के अंदर आ जाता है नेक्स्ट प्रोटेक्ट शीट। अब मान लो हमारे पास ये शीट है और मैं इस शीट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मेरी परमिशन के अलावा मेरे बिना इसके अंदर कोई भी चेंजेस ना कर सके तो मैं इस शीट को पहले प्रोटेक्ट कर दूंगा। तो अगर आप कहीं भेजना चाहते हैं या अपनी शीट को लॉक करना चाहते हैं तो आप प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करके अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ कोई भी पासवर्ड दे देना है। जो भी पासवर्ड आप यहाँ देना चाहते हैं वो यहाँ पासवर्ड टाइप कर देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे।
री एंटर पासवर्ड मांगेगा, दोबारा से उसी पासवर्ड को आप यहाँ टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारी शीट क्या होगी, ये लॉक हो चुकी है यानी प्रोटेक्टेड हो चुकी है। आप इसके अंदर कुछ भी चेंजेस कहीं भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इस शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अनप्रोटेक्ट करनी है तो दोबारा से शीट के अंदर जाना है, अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करके राइट पासवर्ड आपको लगाना पड़ेगा। अगर गलत पासवर्ड लगाकर आप कोशिश करेंगे तो यह नहीं आपको टाइप करके अनप्रोटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यह इनकरेक्ट पासवर्ड बता देगा। तो आपको राइट यहाँ पासवर्ड देना होगा। जो भी पासवर्ड आपने लगाया है वो आपको याद रखना होगा और उसके बाद आप उस पासवर्ड को लगाएंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी शीट अनप्रोटेक्टेड हो जाएगी। अब आप चाहें तो इसमें कहीं भी कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, जहाँ भी चाहें वहाँ चेंजेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास सेल्फ प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन होता है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई डेटा है और आप चाहते हैं कि मैं कुछ निश्चित जगह पर ही उसको परमिशन देना चाहता हूँ कि ये इतने एरिया में हमारी शीट के अंदर प्रोटेक्शन लगे और इतने में ना लगे। तो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मेरे पास ये डेटा है और मैं चाहता हूँ कि इस शीट के अंदर सिर्फ मैं मार्क्स ही चेंज कर पाऊँ, सिर्फ मैं मार्क्स चेंज कर पाऊँ, बाकी कुछ चेंजेस यहाँ मैं कुछ भी चेंज करना चाहूँ तो यहाँ कुछ भी चेंजेस ना हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं उस डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक मुझे परमिशन देनी है। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और फॉर्मेट में जाकर फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाऊँगा, प्रोटेक्ट शीट के अंदर जाके जो लॉक्ड दे रखा है उसको अनलॉक कर दूँगा और ओके कर दूँगा। अब मैं जाके प्रोटेक्ट फॉर्मेट में जाके प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करके जो भी पासवर्ड मैं देना चाहूँ वो पासवर्ड यहाँ लगाऊंगा, ओके पर क्लिक करूँगा। री एंटर पासवर्ड मांगेगा तो मैं दोबारा से पासवर्ड लगा दूंगा और ओके कर दूंगा। अब मैं देखूंगा कि मेरी शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है, लेकिन एक कंडीशन है कि मैं चाहूँ तो यहाँ चेंजेस कर सकता हूँ, यहाँ मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। तो जो नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास एडिटिंग ग्रुप है। एडिटिंग ग्रुप के अंदर हमारे पास ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन है वो ऑटोसम का है। ऑटोसम का यूज़ हमारे जोड़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी सम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जहाँ भी हम ये सम करना है वहाँ कर्सर छोड़ के हम ऑटो सम पर क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली वो रेंज सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद में हमें एंटर कर देना है, वो उसके सामने की जो सेल्स के अंदर जो नंबर्स दिए हैं उनका टोटल करके हमें यहाँ दिखा देगा। ऐसे ही हम सभी सेलों के अंदर ये सामने वाली सेलों का टोटल चाहते हैं तो आप इस पर डबल क्लिक करके इसमें सम करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसी के अंदर होता है एवरेज। अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और जिन संख्याओं का एवरेज निकालना चाहते हैं वो उसके लिए आप क्या करेंगे, एवरेज पर क्लिक कर देंगे तो वो एवरेज सेलेक्ट कर देगा। लेकिन अभी ये सारा सेलेक्ट हो गया है, लेकिन आपको इसमें सभी सेलों का एवरेज नहीं चाहिए। मान लो आपको इसके जो एवरेज चाहिए वो यहाँ तक चाहिए तो आप उतनी सेलों को सिलेक्ट कर सकते हैं जितनी सेलों का एवरेज चाहिए, और उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आपको वहाँ तक उसका एवरेज दे देगा। एक आपने रिकॉर्ड का एवरेज निकाल दिया तो डबल क्लिक करके आप उस सभी का एवरेज निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप मिन का यूज़ करके मिन मैक्सिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो मिन का यूज़ करके मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मिन पर क्लिक करेंगे। अब ये भी पूरी सारी रेंज को सिलेक्ट कर दिया, लेकिन अपने को रेंज जहाँ तक चाहिए वहाँ तक सेलेक्ट करके एंटर कर दें तो उनकी ये मिनिमम वैल्यू, यानी जो भी उनके सामने सेल्स के अंदर मार्क्स दे रखे हैं उनमें सबसे छोटी वैल्यू हमें यहाँ ला के दे देगा। यानी कौन से किस किस सब्जेक्ट के अंदर हमें कम से कम अंक मिले हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं। अगर हम देखना चाहें कि ये मैक्सिमम अंक किस में मिले हैं तो ये हम मैक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आके मैक्स पर क्लिक कर देंगे और जो भी हमारी संख्याओं में से हमें सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है उन संख्याओं को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करते ही उन संख्याओं में सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। और ऐसे ही हम सभी सेलों के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये फंक्शन काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास फील्ड्स दे रखा है। फील्ड्स का यूज़ क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई संख्या है उससे हमें अप वाली संख्या को डाउन करना हो, डाउन वाली अप करना हो तो हम फील्ड का यूज़ कर लेते हैं। कैसे, जैसे डाउन फील्ड पर क्लिक करेंगे तो अप वाली संख्या डाउन आ जाएगी। अगर हम राइट फील्ड का यूज़ करेंगे तो लेफ्ट वाली संख्या राइट हो जाएगी, और अगर हम लेफ्ट फील करेंगे तो इस तरह से आप संख्याओं को फील करवा सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इसी के अंदर क्लियर। क्लियर का यूज़ होता है जो भी डेटा हम क्लियर करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, उसके लिए अपनी क्लियर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास यहाँ कुछ डेटा है और मैं इसको पूरे को क्लियर करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे और क्लियर ऑल पे क्लिक करके आप इसको हटा सकते हैं पूरे को। ऐसे ही जिस भी संख्या को आपको हटाना है, मान लो इसको मुझे क्लियर ऑल करना है, तो आप क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप क्लियर करवा सकते हैं। मान लो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसी के अंदर क्लियर के अंदर आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। अब इस पर मेरे पास कुछ फॉर्मेटिंग लगी है, मैं वो फॉर्मेटिंग हटाना चाहता हूँ। तो पहले मैं उस टेबल को सिलेक्ट कर लूँगा जिसमें से मुझे फॉर्मेटिंग हटानी है, और सिलेक्ट करने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करूँगा तो ये फॉर्मेटिंग हटा देगा, यानी कि डेटा मेरा वैसे रहेगा, इसमें फॉर्मेटिंग जो लगी थी वो हटा देगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसी के अंदर आता है क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास ये डेटा है और इसमें हमें डेटा कुछ और लिखना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर टेबल ऐसे ही चाहते हैं लेकिन इसके अंदर डेटा कुछ और रखना चाहते हैं, तो आप क्लियर कंटेंट का यूज़ करके आप इसमें से कंटेंट है वो रिमूव करवा सकते हैं और जो टेबल है वो फॉर्मेट वैसे वैसा आपका रह जाएगा। तो इस तरह से आप क्लियर कंटेंट का भी यूज़ करवा सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ कैसे काम करता है वो हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास टेबल के अंदर मान लो हमारे पास यहाँ शॉर्ट लगाना है, तो आप शॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें फिल्टर पर क्लिक करके फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ फिल्टर लगा ली। अब ये फिल्टर उसके ऊपर इससे क्या होता है कि आप जिसको चाहें वो संख्याओं को उस तरह से फिल्टर करवा सकते हैं। अब अगर मुझे फ़िल्टर हटाना है तो मैं इसी पर क्लिक करके फ़िल्टर हटा भी सकता हूँ। और ऐसे ही मैं, जैसे कि ये नामों की संख्या है और मैं चाहता हूँ कि ये नाम मेरे क्रम वाइज हों। क्रम वाइज का मतलब ये है कि मुझे ए नाम वाले पहले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, इस तरह से देखना चाहता हूँ। तो आप शॉर्ट के अंदर जाके असेंडिंग का यूज़ करेंगे और कंटिन्यूस कंटेंट सिलेक्शन और शॉर्ट पर क्लिक करते ही ये कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि ए नाम वाले पहले, फिर बी, फिर सी, इस तरह से अल्फ़ाबेट के हिसाब से A to Z हमें दिखा देगा। अगर मुझे ये Z2A के रूप में देखना चाहें तो Z2A के रूप में भी देख सकते हैं। इसके लिए आपने डिसेंडिंग का यूज़ कर लेंगे। डिसेंडिंग शॉर्ट सेलेक्ट करें, कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शंस देर का, और शॉर्ट पे क्लिक करते उसका उल्टा हो जाएगा। इस तरह से आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर हमारे पास फिल्टर देर का है। फिल्टर का यूज़ जैसे कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा था कि फिल्टर पे क्लिक करेंगे, शॉर्ट के अंदर जाके फिल्टर पे क्लिक करेंगे, फिल्टर हो जाएगा। अब हमारे पास इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिसे हमारे को डेटा दे रखा है और मैं इसमें कुछ जिस स्टूडेंट्स का डेटा देखना चाहता हूँ वो देख सकता हूँ। तो इसमें फिल्टर पर क्लिक करूंगा और फिल्टर के अंदर ऑल सेलेक्ट है, इसको हटाकर जिस जिस स्टूडेंट का मुझे डेटा देखना है मैं देख सकता हूँ। जैसे मान लो मुझे रोल नंबर 102 और 105 और 107 का देखना है, तो इनको सेलेक्ट किया, ओके पर क्लिक करते ही उन स्टूडेंट्स का डेटा मुझे यहाँ नज़र आ जाएगा, यानी फिल्टर होकर दिख जाएगा। तो ऐसे ही मुझे सभी का देखना है तो इस पर ऑल पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करूँगा, सभी का दिख जाएगा। तो इस तरह से जिस जिन स्टूडेंट्स का मुझे डेटा देखना है तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन ऑल हटाऊँगा और जहाँ जहाँ मुझे डेटा देखना 2, 4 और 6 का देखना है तो इनका भी डेटा देख सकता हूँ। तो इस तरह से आप फिल्टर को यूज़ करा सकते हैं, और सभी का देखना हो तो फिल्टर आप रिमूव कर सकते हैं। क्लियर फिल्टर पर क्लिक करके आप फिल्टर क्लियर कर सकते हैं, और फिल्टर हटाना है तो आप फिल्टर शॉर्ट एंड फिल्टर पर जाके दोबारा इस फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो फिल्टर आपका हट भी जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर जाके आप फाइंड करना चाहें तो कोई वर्ड फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ कोई वर्ड फाइंड करना है, जैसे मैंने यहाँ मोहन लिखा हुआ है और मोहन की जगह मुझे मनीष लिखना था, तो मैं मनीष कैसे लिखूँगा, पहले मैं मोहन फाइंड करूँगा। तो मैं यहाँ मोहन टाइप कर देता हूँ। मोहन टाइप करते ही ये फाइंड पर क्लिक करते ही मोहन के सेल में मेरा कर्सर चला जाएगा। इसी के तरह से मेरे पास रिप्लेस का ऑप्शन है। मैं मोहन की जगह मुझे मनीष करना है तो मैं रिप्लेस विद के अंदर मनीष टाइप कर दूंगा, और मैं जैसे ही रिप्लेस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि जहां मेरा मोहन लिखा था वहां मनीष हो गया। इस तरह से आप इसको फाइंड और रिप्लेस का यूज़ करा सकते हैं। गो टू, आप निश्चित किसी सेल पर जाना चाहें तो जा सकते हैं। जिस सेल पर जाना है वो आप सेल एड्रेस आप टाइप करें और गो टू पर क्लिक करते ही आपका कर्सर उस सेल पर स्विच कर जाएगा। तो आप निश्चित सकें किसी रेफरेंस पर जाना चाहें तो जा सकते हैं, किसी फॉर्मूले पर, कोई कमेंट्स पर, जो भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये होम टैब था। तो होम टैब आपने सीखा है।
जो भी बिगिनर्स हैं वो सभी इस वीडियो को अच्छे से देखें। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ में हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्ञान हब को सब्सक्राइब करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।